नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी निरंजन में। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज मैं बताऊँगा आपको 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर नंबर 5 दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। आज मैं इसके नोट्स को आपको समझाऊंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा न लेते हुए। तो इसमें दे रखा है, दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं मालदीव शामिल है। जो दक्षिण एशिया है इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव शामिल है। अब अफगानिस्तान भी इसका सदस्य देश है, यानी नए नए वाले देशों में शामिल है जो है अफगानिस्तान। चीन एक बहुत बड़ा हिस्सा है दक्षिण एशिया का, लेकिन इसको देश है, लेकिन इसको दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता, याद रखिएगा। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसके उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत का है होना, दक्षिण का हिंद महासागर, दक्षिण हिंद महासागर का होना, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी, यह इसके जो दक्षिण एशिया के जो है विशेषता है यह बताते हैं, विशेषता प्रदान करते हैं। अगला टॉपिक है दक्षिण एशिया देशों में राजनीतिक व्यवस्था, यानी जो दक्षिण एशिया के जो देश है इसमें हर देश में कौन कौन से देश में कौन कौन सी व्यवस्था लागू है। तो भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र है। भारत और श्रीलंका जो देश है दक्षिण एशिया का, यहाँ पे लोकतंत्र अभी भी है और कायम अभी तक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र तो कभी सैन्य शासन। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इसमें कभी लोकतंत्र होता है तो कभी सैनिक शासन होता है। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र और बाद में लोकतंत्र। नेपाल जो है वहाँ पे 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन वहाँ के लोगों ने इसके लिए विरोध किया और बाद में यह लोकतंत्र कायम हुआ। भूटान संवैधानिक राजतंत्र, भूटान में अभी तक भी संवैधानिक राजतंत्र चल रहा है। मालदीव 1968 तक संतुलन अब लोकतंत्र। मालदीव में 1968 तक संतुलन का शासक था, लेकिन अब लोकतंत्र वहाँ पे कायम है। अगला टॉपिक है पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाइयाँ। जो पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों नहीं अपना पा रहे या क्यों नहीं वहाँ पे लागू हो पा रहा है, यह कारण कुछ दे रखे। पहला कारण है सेना, धर्मगुरु और भूस्वामियों का प्रभाव और इनका सरकार में हस्तक्षेप। वहाँ के जो सेना है, जो धर्मगुरु है और जो वहाँ का भूस्वामी, जो भूमि खेतियार है, भूस्वामी जो है उनका वहाँ पर प्रभाव ज़्यादा है और उनका राजनीतिक दबदबा भी ज़्यादा है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है राजनीतिक दलों की आपसी खींचातानी। जो वहाँ के राजनीतिक दल है वो आपस में ही भिड़े रहते हैं, कोई कुछ करता रहता है। तो मतलब वहाँ के जो राजनीतिक सत्ता है उसमें आपसी में मिल मिलाप नहीं है और हमेशा एक दूसरे से आपसी खींचातानी लगे रहते हैं। अगला पॉइंट है भारत और पाकिस्तान के संबंध में तनाव। एक तो ये भी कारण है, जो भारत और पाकिस्तान के जो संघर्ष है वो आज़ादी के बाद से चलते आ रहा है। एक ये भी सबसे बड़ा कारण हो जाता है वहाँ पर लोकतंत्र कायम ना होने का। और आखिरी जो है चौथा, अमेरिका व पश्चिमी देशों द्वारा सैन्य शासन का प्रोत्साहन देते हैं, जिस वजह से इनके जो है अगर यहाँ सैन्य शासन होगी तो इनकी जो दबदबा होगी यहाँ पे दक्षिण एशिया में कायम रहेगी। ये भी बड़ा कारण बन जाता है। अगला टॉपिक है भारत पाकिस्तान संघर्ष। भारत और पाकिस्तान के बीच किस कारणों से और किस मुद्दों के बदौलत यहाँ पे संघर्ष चलते आ रहे हैं और संघर्ष है। तो पहला तो है जल विवाद। भारत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा यही चलता आ रहा है कि जो जल विवाद है यह बहुत पुराने से समय से चलता आ रहा है, एक जल विवाद। दूसरा हथियारों की होड़, हथियारों की इधर से उधर ले जाना सप्लाई करना, ये सब भी एक बड़ी समस्या है। और कश्मीर समस्या तो जब से आज़ाद हुआ भारत और जो पाकिस्तान, उस समय से ही कश्मीर समस्या चलती आ रही है। और एक आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है इन दोनों के संघर्ष के बीच का। अगला टॉपिक है भारत पाकिस्तान समझौता, यानी भारत के पाकिस्तान के साथ कौन कौन से समझौते हुए हैं अभी तक। तो एक तो 1960 में सिंधु जल संधि, 1960 में सिंधु जल संधि हुआ था, जिसके तहत यह कही गई है कि आप भी इसका यूज़ करें और हम भी इसका यूज़ करेंगे।
और 1966 ताशकंद समझौता भी हुआ था। एक हुआ था 1972 शिमला समझौता। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है भारत और बांग्लादेश असहमति। जो भारत और बांग्लादेश के विषय असहमति, कौन कौन से कारण है जो इससे असहमति, यानी कि इन दोनों में कूटनीति का पालन किया जाता है। तो पहला तो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर संघर्ष। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इन दोनों के जल के जो बंटवारे है, इन दोनों को लेकर हमेशा इनमें जरम जबरम लगी रहती है, यानी कि हमेशा संघर्ष का समय बना रहता है। दूसरा अप्रवासियों की समस्या। अप्रवासी जो, एक तो वो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है और एक निश्चित नहीं है, जिस वजह से होता है कि जो वहाँ का अप्रवासी जो लोग हैं वो यहाँ पे आके बस गए, जिस वजह से हमारे इंडिया वालों को रोजगार की कमी हो रही है, जिस वजह से हमारी सरकार चाहती है उनको बाहर निकाले, लेकिन ऐसा करना असंभव सा लग रहा है। एक तो ये समस्या हो गई। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है सहयोग। अब किस किस कारणों पर इन दोनों देशों के बीच सहयोग है। तो एक तो है प्राकृतिक आपदा के पूर्व प्रबंधन तथा पर्यावरण। प्राकृतिक आपदा आता है या पूर्व प्रबंधन होना और तथा पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर इन दोनों के बीच आपसी सहयोग है। दूसरा है बांग्लादेश भारत के पूर्व चलो की नीति का हिस्सा। एक तो ये कारण है जो भारत है ये पूर्व चलो नीति का हिस्सा मानता है बांग्लादेश को, एक ये भी सहयोग का वो माना जाता है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है श्रीलंका। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र सफल लोकतंत्र। श्रीलंका जब 1948 में आज़ाद हुआ था और उस समय से अभी तक यहाँ पे लोकतंत्र कायम है। चीनी मूल निवासी बहुसंख्यक तथा तमिल अल्पसंख्यक और उनके बीच जातीय संघर्ष। जो वहाँ पे सिंहली समुदाय है वो वहाँ के मूल निवासी है और जो वहाँ पे और ये बहुसंख्यक रूप में भी है वहाँ पे। और जो तमिल है जो कि बाहर से अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान वहाँ पे गए थे मजदूर के लिए और वहीं पे बस गए। तो जो तमिल है, जो भारतीय तमिल है, इनके बीच जातीय संघर्ष हमेशा चलता आ रहा है कि ये सबसे बड़ी मुद्दा है। लीटे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का श्रीलंका सेना के साथ संघर्ष रहा है। लीटे एक संगठन है, ये संगठन हमारे जो भारतीय तमिल है इनके द्वारा बनाया गया और ये श्रीलंका सेना के साथ हमेशा संघर्ष में लगी रहती है। और एक जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों के श्रेणी में श्रीलंका का पहला स्थान है। एक तो अच्छी बात यह है कि जो जनसंख्या है इसका वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो श्रीलंका है वो दक्षिण एशिया में एक ऐसा देश है जो कि प्रथम स्थान पर आता है अपने जनसंख्या नियंत्रण करने में। एक और पॉइंट, दक्षिण एशिया के देशों में श्रीलंका ने ही सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। एक ये भी पॉइंट इसको अच्छा बनाता है कि जो दक्षिण एशिया में के ऐसे देश है जो श्रीलंका, जिसने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण सबसे पहले किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला टॉपिक है दक्षिण एशियाई देशों के बीच शांति और सहयोग। अब दक्षिण एशियाई जो देश है इनके बीच शांति है और सहयोग किस किस मुद्दों पे। तो पहला तो संघर्ष के मुद्दे होते हुए भी सहयोग। अब बहुत जगह बहुत देशों से संघर्ष होते हुए हमारा जो देश है या हमारे देश से भी संघर्ष होते हुए वो जो देश है उनके आपसी सहयोग बने हुए होते हैं। मैत्रीपूर्ण संबंधों को महत्व। हमारे यहाँ पे जो दक्षिण एशिया है यहाँ पे मैत्रीपूर्ण यानी कि मित्रतापूर्ण संबंधों को महत्व दिया जाता है। सार्क की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी, हम एक दूसरे पे शांति बहाल करेंगे और बातचीत की जगह लड़ाई की जगह बातचीत का वो उपयोग करेंगे और एक दूसरे को विकास में मदद करेंगे। और सार्क देशों द्वारा अनेक द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर। जो सार्क है उसके द्वारा जो देश थे उनका द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर कराया गया। व्यापार शुल्क को कम किया गया है। और जो दक्षिण एशिया के जो देश है यहाँ पे व्यापार शुल्क को कम किया गया, यानी कि जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं इन लोगों एक दूसरे के बीच व्यापार पर जो शुल्क है वो कम कर रखे हैं। सीमा पर मुक्त व्यापार की अनुमति दे रखे हैं। आशा करते हैं चैप्टर आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई तो बताइए कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर कोई डाउट हो आपको तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको उत्तर देने की।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए।